सो अब हम हमारे ऑप्शंस में, ठीक है, जो ये ऑप्शंस थे, ठीक है ना, आपने जो इन्वेस्टर को ऑप्शंस दिए वो मैंने एक्सेल में लिख दिए हैं, ठीक है। उसी में हम रिलेवेंट कैश फ्लोज को भी अप्लाई करके ये पता लगाएंगे रिलेवेंट कैश फ्लो कितना है, ठीक है, ताकि हमें एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है। ऑप्शन वन ऑप्शन वन में यही था, 100,000 का इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है, ठीक है, तभी तो वो एमोटाइज हो रहा है। देख लो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10,000, तो वो 10,000 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। बात समझ आ रही। उसके बाद में रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट हो गई R&D जो एमोटाइज करा है वो, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई 10,000 वो पूरी, और ये फाइनली प्रॉफिट निकल लिया। अभी अगर मैं रिलेवेंट कैश फ्लो को कैलकुलेट करूं तो उसमें क्या क्या चीज होगी, ये 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं वो तो आएगा ही, बट उसके अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है वो नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके की संक कॉस्ट हो गई ना, ये हो गई संक कॉस्ट, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो मैंने इसमें से 100,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, ठीक है। दिस टोटल हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब 90,000 का ही आउटफ्लो हुआ, ठीक है। उसके बाद में ईयर 1 2 3 4 5 में, ठीक है, रेवेन्यू तो हुआ इंक्रीमेंटल, ठीक है, तो दिस इज रिलेवेंट, ये इंक्रीमेंटल हो गया, ठीक है। उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो संक कॉस्ट हो गई थी, ठीक है ना, तो ये पूरी खत्म हो गई क्योंकि ये तो लग चुकी है ना, अगर आप डिसीजन लो या नहीं लो उससे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीमेंटल ही हुआ, ठीक है, फ्यूचर इंक्रीमेंटल अवॉइडेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेवेंट है, इन दोनों का जो है वो डिफरेंस रिलेवेंट है, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो नेगेटिव में आएगी बिकॉज इट इज अ कॉस्ट, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू जीरो है इसलिए स्क्रैप वैल्यू कुछ लिखी ही नहीं है मैंने। ओके, सो ये उसकी टोटल रिलेवेंट कैश फ्लो हुआ, ठीक है। कॉस्ट नहीं हुई, कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाती है, ठीक है, वो हमने अभी तक मतलब उसको हमने अभी तक मेथड में अप्लाई करके नहीं देखा है। ओवरऑल में हमें समझ में तो आ गया कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, सॉरी रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, रिलेवेंट कैश फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो इसके पूरे रिलेवेंट कैश फ्लो का टोटल होता है 2,000 इनफ्लो, ठीक है। नेट कितना हुआ, नेट रिलेवेंट कैश फ्लो कितना हुआ, 2,000, ठीक है। अब ऑप्शन टू पे जाता हूँ मैं। ऑप्शन टू में यही था, ईयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू भी थी कुछ, ओके, 14,000 की स्क्रैप वैल्यू, रेवेन्यू, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन था, रेंट था, प्रोडक्शन कॉस्ट था, प्रॉफिट था। अभी अगर मैं रिलेवेंट कैश फ्लो को पकड़ू एक एक स्टार्टिंग से, तो ईयर में 65,000 है। अच्छा, इसमें भी कुछ रिसर्च डेवलपमेंट का कुछ जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। हमें 65,000 पूरा का पूरा एज एन इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज इंक्रीमेंटल, ठीक है, इंक्रीमेंटल टू द डिसीजन। उसके बाद में स्क्रैप वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इंक्रीमेंटल कैश फ्लो हुआ, ठीक है। रेवेन्यू तो इंक्रीमेंटल था ही शुरू से। उसके बाद में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेवेंट कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर, आप बोलोगे डेप्रिसिएशन भी तो इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल भले ही हो लेकिन कैश फ्लो तो नहीं है ना, कैश फ्लो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में से कुछ कैश थोड़ी जा रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से, ठीक है। सो इट इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद में रेंट, रेंट क्या हो गया, एक इंक्रीमेंटल नहीं हुआ, इंक्रीमेंटल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एलोकेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑफिस। जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑफिस है ना, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास में ऑलरेडी 1 लाख 1 लाख की हमने रेंट हमेशा देते हैं, उसके बाद में इस ऑप्शन को ले लेते हैं ना, तो उस जो एरिया है रेंट का, ठीक है ना, जो एरिया है हमारा ऑफिस का, उसमें से कुछ पार्ट हम इस ऑप्शन के लिए रख लेंगे, ठीक है ना। उसमें से कुछ जो मतलब अगर हमारे पास 10 ऑफिस है, 10 ऑफिस एक ही बिल्डिंग में, 1 लाख का रेंट आता है उसमें, ठीक है। तो एक जो फ्लोर हुई हमने इस ऑप्शन टू के लिए रख दी कि ऑप्शन टू वहां पे हम कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि कुछ ऑप्शन टू लेने की वजह से रेंट बढ़ गया, रेंट तो पहले भी वन वन लाख था और आज भी 1 लाख ही है, ठीक है। ऐसा चेंज तो नहीं हुआ ना,
तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मतलब रेंट जो है समथिंग कुछ इंक्रीमेंटल टू द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इंक्रीमेंटल टू द डिसीजन, ठीक है। सो ये क्या हुआ, एक तरीके की कमिटेड कॉस्ट है, ठीक है, जो होगी होगी, ठीक है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फिक्स्ड ओवरहेड्स है विच आर नॉट इंक्रीमेंटल टू द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये भी हमें इग्नोर करना है, ठीक है, फॉर रिलेवेंट पर्पसेस। उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये कुछ ऐसी कॉस्ट है जो कि इंक्रीमेंटल है टू द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंटल लिख दिया। अब जो मैंने इंक्रीमेंटल लिखा है ना, उन सबको हमें इंक्लूड करना है रिलेवेंट के लिए। देख लो, ये तो पूरा इंक्रीमेंटली था तो मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद में इधर दिस प्लस दिस माइनस दिस, ओके। और इसमें भी यही, ठीक है। तो इस केस में भी नेट रिलेवेंट कैश फ्लो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आया, 8,000, ठीक है। अब ऑप्शन 3 पे जाता हूं मैं। ऑप्शन 3 जो है वो ज्यादा ड्यूरेशन का है, 8 ड्यूरेशन का है, मतलब 8 ईयर्स का है। उसके बाद में जैसे इसमें भी इन्वेस्टमेंट है 140 का, स्क्रैप वैल्यू है 108,000, रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट में भी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंक्लूड है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं इंक्लूडेड है, कुछ एमोटाइज नहीं, तो इसलिए मैं मानूंगा कुछ नहीं इंक्लूड, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ इंक्लूड नहीं है, देयरफॉर ये पूरा जो है वो इंक्रीमेंटल हो। उसके बाद में स्क्रैप वैल्यू भी इंक्रीमेंटल है, ठीक है, क्योंकि ये हमें रिकवरी होगी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट लेंगे तो ही रिकवरी होगी, वरना तो होगी नहीं, ठीक है। रेवेन्यू हो गया इंक्रीमेंटल, ठीक है। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन, वापस से डेप्रिसिएशन जो है वापस से नॉन कैश एक्सपेंडिचर ही है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। उसके बाद में रेंट, रेंट इररिलेवेंट हुआ, कमिटेड कॉस्ट हुई। ध्यान से सुनना, इस पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यू ऑफिस इंक्रीमेंटल। अब जो ऑप्शन 3 है ना, वो हमारी बिल्डिंग में तो भली बिल्डिंग जो है उसमें स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हमने कुछ नया नया ऑफिस लिया है, कुछ नया नया एरिया लिया है, वहां पे हमें वापस से नया रेंट देना पड़ रहा है। अगर ऑप्शन 3 को नहीं लेना तो हमारा जो भी ये रेंट है टोटल, कितना रेंट है, 20,000 का रेंट जो है वो बच जाएगा अगर ऑप्शन 3 नहीं लेते, ठीक है। देयरफॉर ये भी एक इंक्रीमेंटल कैश फ्लो हुआ, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, इंक्रीमेंटल नहीं था, एलोकेटेड था, ठीक है। जो हमारी ओवरऑल जो मतलब ओवरऑल जो ऑफिस था उसी में से कुछ पार्ट हमने एलोकेट किया था फॉर जस्ट कैलकुलेशन पर्पस, उसमें कुछ हमें कैश फ्लो जा नहीं रहा था, ठीक है ना। तो उसमें हमारा इंक्रीमेंटल कुछ कैश फ्लो नहीं जा रहा था, इसमें हमारा ऑप्शन 3 के लेने की वजह से 1 लाख की कॉस्ट तो लग ही रही है जो बिल्डिंग की है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख की कॉस्ट तो लग रही है, अब 20,000 की और लगेगी, समझ आ गई बात। तो ये इंक्रीमेंटल कैश फ्लो हुआ, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल ही था शुरुआत से ही, ठीक है। अब इन सब इंक्रीमेंटल का और रेलेवेंट का मैं टोटल ले लूं, ये नेगेटिव में आ जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। तो अब नेट रिलेवेंट कैश फ्लो 147,000, ठीक है। तो अगर मैं अब फोकस करूं कि भाई ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सबसे ज्यादा नेट रिलेवेंट कैश फ्लो किसका है, ऑप्शन 3 का। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन 3 बेटर लग रहा है, ठीक है, कि नेट रिलेवेंट कैश फ्लो जो है वो ऑप्शन 3 का अच्छा है, ठीक है, ऑप्शन 3 का बेटर है। सो ऑप्शन 3 इज गुड डिसीजन टू टेक, ठीक है। अब मैं, ये तो हो गया कि हमने रिलेवेंट कैश फ्लो को इंक्लूड कर लिया, बट रिलेवेंट रिलेवेंट जो पूरा टॉपिक है, ठीक है ना, रिलेवेंट कॉस्टिंग का जो पूरा टॉपिक है, उस हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, ठीक है। पर वो तो यहाँ इंक्लूड हुई नहीं, ठीक है। तो इसी के लिए हमें दूसरे मेथड्स पे हमें फोकस करना जरूरी है, ठीक है। हम डायरेक्टली रिलेवेंट कैश फ्लो कैलकुलेट करके सम करके ऐसे नेट करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमें एक प्रॉपर मेथड की जरूरत होगी, उसी के जरिए हम काम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ चलता हूँ, ठीक है, जो इस रिलेवेंट कैश फ्लोज का यूज करेगा, ठीक है। बट एक्चुअली में उसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी,
ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड करना, रिलेवेंट कैश फ्लोज इंक्लूड करना और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना, वो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 3 में। ठीक है, तो जब उसका टाइम आएगा तब मैं उसको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी तक के लिए हमने रिलेवेंट कॉस्टिंग समझ में आ गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेवेंट कैश फ्लो समझ में आ गया, जो कि उसी का एक पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद में उसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इंक्लूड करने के लिए क्या क्या करना हो। ठीक है, एक्चुअली में उसको इंक्लूड करना, एक्चुअली में उसको मेथड में अप्लाई करना, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरे मेथड की तरफ लेके जाता हूँ, जो कि रिलेवेंट कैश फ्लोज का तो यूज करेगा। ठीक है, बट एक्चुअली में जो आप सोच रहे हो इस वक्त कि रिलेवेंट कैश फ्लोज का टोटल करके वो देखेगा कि सबसे ज्यादा किसमें है, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं।